सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रंट एनएस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज सेल डिवीजन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेल डिवीजन में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है? जब कोई सेल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो फिर उसे अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू करने के लिए दो सेल्स में डिवाइड होना पड़ता है और ये उसके लिए बहुत कंपल्सन एक्टिव था। तो इसे कहते हैं सेल डिवीजन। और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है या फिर अपने बॉडी में उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी जरूरत क्या है। जब कोई अपने बॉडी में कोई सेल्स इंजर्ड हो जाता है या फिर डेड हो जाता है तो उसके जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके उस एरिया को रीजनरेट करते हैं। तो दैट इज इट्स रिक्वायरमेंट। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ सेल। तो लाइफ साइकिल जो सेल होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट फेजेस हैं जो हम अभी देखेंगे। तो उसमें भी सबसे पहला फेज है जीवन फेज, जिसे हम कहते हैं गैप वन फेज। जीवन फेज जो होता है उसके अंदर जब सेल जब न्यूली फॉर्म हुआ होता है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। जीवन फेज के अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट मल्टीप्लाई करता है और जितने भी नए सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं वो फॉर्म करते हैं। और G1 सेल के एंड होते होते सेल के पास एक ऑप्शन होता है, वो G0 फेज में जा सकता है। G0 फेज जो होता है वो G0 फेज के अंदर जब कोई सेल जाता है तो फिर वो सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बाकी सब वो तरीके से डेड होता है। और G0 फेज में जाने का रीजन ये होता है कि सेल अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है या फिर उसकी कुछ कह सकते हैं इच्छा नहीं है कि वो सेल साइकिल कंटिन्यू करे। वो एक तरीके से सस्पेंड कर देता है सेल साइकिल, वो सिर्फ सस्पेंड करता है, कैंसिल नहीं करता था। उसे कभी ना कभी G0 फेज से रिटर्न होके G1 फेज में आना है और वहां से अपनी सेल साइकिल कंटिन्यू करनी है। सो दैट इज G0 फेज। लेकिन G0 फेज में भी दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, वो एक्सेप्शन ऊपर नोट कर देता हूं। एक्सेप्शन और वो एक्सेप्शन है नर्व सेल एंड कार्डियक सेल। कार्डियक सेल कह लो, मसल कह लो, एक ही बात है। तो G1 फेज के एंड होते होते वो G0 फेज में चल जाता है। और G1 फेज के एंड में और एक चीज होती है, जो जितने भी अभी तक ऑर्गेनेल्स बने होते हैं सेल्स में वो सब रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो G1 फेज के बाद और एक फेज आता है जिसमें है S फेज। सो नेक्स्ट वन इज एस फेज। एस फेज जो होता है इसे सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। और इसे सिंथेसिस फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑकर्स इन दिस फेज। सो एस फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि यहाँ अगर सिंथेसिस सही से नहीं हुआ तो फिर डीएनए फिर इसी फेज में बन रहा है, आगे जाके भी बनेगा नहीं या फिर कोई रिपेयर भी नहीं होता। एक्चुअली डीएनए का फॉर्मेशन और रिपेयर वगैरह सब यही होता है। अगर यहाँ से ही गलत डीएनए बन गया तो आगे उसकी पूरी पीढ़ी तक आगे जितने भी सेल फॉर्म करेंगे उस सेल से वो सब डिसेबल ही रहेगा किसी न किसी तरीके से। तो एस फेज में डीएनए फॉर्मेशन ऑकर होता है और डीएनए एस फेज के एंड तक डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है। एक्चुअली जब वो रेप्लिकेट करता है तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है, बस जो कंटेंट होता है ना डीएनए का वो डबल रहता है। सो एस फेज हो गया। एस फेज के आगे आता है G2 फेज। G2 फेज को गैप टू फेज भी कहते हैं। G2 फेज जो होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड थ्रेड ऐसे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब फॉर्म होते हैं और डुप्लीकेट हो जाते हैं। और G2 फेज में ही आरएनए प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सो ये हो गए मेजर सेल के फेजेस। तो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं व्हिच इज नोन एज एम फेज। एम फेज जो होता है इसे डिवीजन फेज भी कहा जाता है। और एम फेज के अंदर भी दो तरीके के और फेजेस होते हैं और वो दो तरीके के फेजेस हो गए हैं। एक सी फेज कहा जाता है या फिर सी कहा जाता है, नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और दूसरा होता है कैसे रिप्रेजेंट करता है। जो सी होता है वो रिप्रेजेंट करता है साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस सी पे देनी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता क्या है? साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म डिवीजन। और ये जो के होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं।
फेजेस होते हैं उसमें भी, और 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सो 4 अलग अलग पार्ट्स में आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सबसे पहले होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, फिर होता है टेलोफेज। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे एम फेज। तो एम फेज में सबसे पहला जो फेज है वो है प्रोफेज। और स्टूडेंट्स हाँ, एम फेज जो है हम सिर्फ एनिमल के रिगार्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट का जो है उसके प्लांट का जो एम फेज होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, तो फिर उसे एक्सप्लेन करना ऑन बोर्ड थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब उसे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको जादू जैसा लगेगा कि क्रोमोसोम इधर उधर उड़ रहे हैं, तब वो समझ में नहीं आएगा। तो बेटर एकदम एनिमल के रेफरेंस में ही पढ़ते हैं। सो प्रोफेज, उसमें 2 पार्ट होते हैं, अर्ली और एक लेट। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ अर्ली वाला। तो अर्ली प्रोफेज में हमें सबसे पहले एक सेल दिखता है, नॉर्मल सेल, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। एक्चुअली जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना वो डिस्पर्स हो जाते हैं उनमें, और हमें सिर्फ एक सेल दिखता है जिसके अंदर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है और क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन के दिख रहे हैं थ्रेड्स। सो ये जो सबसे आउटर लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। जो इनर लेयर है ये वाली वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो हमें कुछ दिख रहा है हमें होता है क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स। और ये जो बीच में बहुत सर्कुलर दिख रहा है न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस। तो ये अर्ली प्रोफेज में होता है। और लेट प्रोफेज में क्या होता है, यही जो क्रोमैटिन फाइबर्स है ये सब हो जाते हैं कॉम्पैक्ट हो जाते हैं या फिर कंडेंस हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स, जो हम देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे। जो इनकी लेबलिंग सेम ही रहेगी, बस यहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स देखने मिलेंगे। सिंप्लीफाइड वे में ड्रॉ कर दूंगा क्रोमोसोम। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, वो भी डिस्पर्स हो जाता है। तो ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये जो बीच में जो होता है सर्कुलर, ये होता है सेंट्रोमियर। और ये जो सिर्फ एक सिंगल दिख रहा है, ये सिंगल जो स्ट्रैंड दिख रहा है ना, ये होता है क्रोमैटिन। और इसके साथ जो उसके साथ में जो है, इन दोनों को कहते हैं, इन दोनों को, और इन दोनों को साथ में हम साथ में कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और किसी सेल के अंदर और एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है। अंदर से ऐसे कुछ वेव जैसे निकल होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये होते हैं सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोल। सेंट्रियोल या फिर सेंट्रियोल। सो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा प्रोफेज। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मेटाफेज। उसमें मेटाफेज होता है, उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जो अर्ली मेटाफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो डिसॉल्व हो जाती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डिसॉल्व। फर्स्टली वी सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व इन मेटाफेज। तो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है
ये जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स की जो एंड में छोटे छोटे हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रल रेस। और जो यहाँ पे जो लंबे थ्रेड्स जो दिखते हैं उसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। जो सेंट्रियोल से जो एस्ट्रल रेस और स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, वो स्पिंडल फाइबर जाके सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाते हैं। उसको अटैच करने के बाद वो जो जितने भी स्प्रेड होते हैं क्रोमोसोम उन सबको लेके आती है सेंट्रिक प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। जो इस प्लेट जो हमें दिख रही है, ये जो प्लेट होती है ना, इसे हम मेंशन करते हैं मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेन। और यहाँ इसलिए आती है क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो क्रोम सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाते हैं और वहां से उसे पुल करके लेके आते हैं एक मेटाफेजिक प्लेट पे, फिर इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो ये हो गया हमारा मेटाफेज कर लिया है। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाफेज। तो एनाफेज में भी दो पार्ट होते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली में सबसे पहले हम देखते हैं जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे जो होते हैं अरेंज, उनमें थोड़ा सा गैप दिखने को मिलता है। यानी जो सेंट्रियोल्स होते हैं, इन्होंने जो स्पिंडल फाइबर सेंड किए, स्पिंडल फाइबर है वो उनको सेंट्रोमियर पे जो अटैच हुआ है ना, वो उनको पुल करते हैं और अलग करने की कोशिश करते हैं। यानी सेंट्रो क्रोमोसोम में से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने की कोशिश करते हैं। अब इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी। तो अब हम देखेंगे टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, सेल न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है और अभी एक सेल के अंदर हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल है और डीएनए कंटेंट भी डबल हो चुका है। तो टेलोफेज के अंदर कुछ सिर्फ 2-3 इवेंट ऑफर होते हैं। जो सबसे पहला इवेंट होता है वो होता है सेल ऑर्गेनेलिस रिफॉर्म हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस रीअपियर। और दूसरा जो होता है यही पे होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म। सिर्फ यही दो चीजें होती हैं टेलोफेज में। हाँ, और एक थर्ड पॉइंट यह है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो क्रोमोसोम है वो डिकंडेंस हो गए थे। डिकंडेंस यानी जो क्रोमोसोम थे उनके अब क्रोमेटिक फाइबर्स बन चुके हैं। ये हम देखते हैं ना, क्रोमेटिक फाइबर्स। तो एम फेज के अंदर टेलोफेज के बाद हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियर डिवीजन देख चुके हैं, अभी स्टार्ट होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे पहले हम देखेंगे प्लांट सेल में और यहाँ देखेंगे हम एनिमल सेल का। प्लांट सेल में कुछ ऐसा होता है, एक नॉर्मल सेल रहेगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, क्रोमेटिन फाइबर्स। तो यहाँ बीच में से एक प्लेट फॉर्म होगा और प्लेट कुछ ऐसा ऊपर से पूरा कंप्लीट कर देगा, मतलब पूरा बीच में गैप डाल देगा। और वही एनिमल सेल में हमें कुछ अलग दिखता है, एक नॉर्मल सर्कुलर पैटर्न नहीं होगा वो, लेकिन यहाँ पे एक फरो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो प्लेट है वो बीच में से फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ऊपर से और नीचे से फरो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे वही सीन रहेगा नॉर्मल, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन फाइबर ये यहाँ से फॉर्म हो रहा है और ये कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर, ये बाहर से अंदर की ओर। इसी फॉर्म कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और यहाँ उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। और इसे कहते हैं सेल फोरो मेथड, सॉरी सेल प्लेट मेथड। और इसे कहते हैं सेल फोरो मेथड।
सो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है।